हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारे इंडिया में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, नाम से ही जैसा पता चलता है कि रिवर्स को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो एक लार्ज स्केल पर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, जिसका मेन रीजन ये है, मेन एम टारगेट ये है कि जिस रिवर में सरप्लस वाटर हो उसका यूज किया जाए दूसरी रिवर वाले एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो जब हम ब्रिटिश एरा था, मतलब हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसी समय ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया था। मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में 19वीं सेंचुरी में एक इंजीनियर थे जिनका नाम था आर्थर कॉटन। उन्होंने सबसे पहले इस प्लान को प्रपोज किया था कि इंडियन रिवर जो है, मेजर इंडियन रिवर्स जहाँ पर बहुत सारा पानी है और उसकी वजह से कभी कभी फ्लड की भी परेशानी उस एरिया में होती है, तो उस वाटर का यूज कर सकते हैं हम वाटर डेफिसिट वाले एरिया के लिए। अब उस समय इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में 1970 में डॉक्टर KL राव जो एक डैम डिज़ाइनर थे, इसके अलावा फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने नेशनल वाटर ग्रिड को प्रपोज किया था और उन्होंने बोला था कि जो वाटर की सीवियर शॉर्टेज है, जो हमारे साउथ और बहुत सारी नर्दन ऐसी रिवर हैं जिनमें रिपीटेटिव फ्लडिंग देखने को मिलती है और कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें पानी की कमी है, तो उनको हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत। तो इस तरीके से शुरुआत होती है इन सब की। अब 1980 में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक बाहर निकल के आती है और वो अपनी एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था नेशनल पर्सपेक्टिव फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब हिमालयन रिवर प्रोजेक्ट और सेकंड है जो पेनिनसुलर कंपोनेंट्स है उसके आधार पर। तो हिमालयन रिवर जो कंपोनेंट है उसमें 14 रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और पेनिनसुलर रिवर जो कंपोनेंट है उसमें 16 रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। 1982 के समय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आती है जो इसकी कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करेगी कि किस तरीके से इनको जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स स्टार्ट हुई। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, ये न्यूज़ में इसलिए है कि केन बेतवा जो रिवर है जो MP से निकलती हैं और यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, उनको लेकर के काफ़ी न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में रहने का मेन कारण ये है कि केन बेतवा जो रिवर प्रोजेक्ट है उसको आपस में कनेक्ट किया गया है। केन बेतवा प्रोजेक्ट को अगर हम देखें, ये देखो, ये बेतवा रिवर है और ये केन रिवर है। यहाँ पर आपस में केन रिवर में वाटर का सरप्लस रहता है और बेतवा रिवर में हमेशा एक कमी रहती है। तो इस सरप्लस वाटर को यहाँ पर भेजने की कोशिश की गई है, दोनों को लिंकिंग करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रोजेक्ट में जो UP, MP और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों ने मिलकर के मेमोरेंडम को, मतलब जो इनका एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन किया है। अब देखो, जो ये रिवर प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसके जो प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनकी वजह से कमी आएगी, मतलब नुकसान होगा हमें। अगर सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा जो है वो है हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस पाया जाता है। रेनफॉल जो पीरियड होता है उस समय बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और उसकी वजह से हो जाती है फ्लडिंग। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा पानी की कमी और जो शॉर्टेज होती है जहाँ पर पानी की, तो अगर इंटरलिंकिंग हो जाएगी तो वो बैलेंस हम कर पाएंगे। दूसरा है कि जब हम रिवर को आपस में इंटरलिंक कर देंगे तो उसकी वजह से जो इनलैंड नेविगेशन है, इनलैंड नेविगेशन मतलब
कि हमारे कंट्री के अंदर ही हम वाटर रिसोर्सेज का यूज करके उसी को नेविगेशन के लिए यूज किया जाए। तो जब नदियाँ आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो मान लो बेतवा और केन रिवर को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये जो जगह जो ये कैनल बनाई जाएगी इसका यूज किया जाएगा नेविगेशन के लिए। तो देखो वाटर में जो नेविगेशन होता है वो कंपैरिजन टू एयर आप देख लो, रोड ट्रांसपोर्ट देख लो, और किसी नेविगेशन के कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उससे काफ़ी चीप गिरता है, काफ़ी सस्ता होता है। तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। इरिगेशन में कैसे यूज कर सकते हो, देखो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वाटर की कमी है वहाँ पर काफ़ी। अब इनको आपस में जब कनेक्ट किया गया तो उस वाले रीजन में वाटर की क्या हो जाएगी, प्लस सरप्लस हो जाएगा। मतलब इसका जो सरप्लस वाटर है उसको यूज किया जा सकेगा बुंदेलखंड जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसमें। इसके अलावा इंटरलिंकिंग रिवर्स की वजह से हम हमारी जो पावर जनरेशन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। दूसरे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जिस एरिया में बिल्कुल पानी की कमी होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा से डेवलप किया जा सकेगा। अब बहुत सारे चैलेंजेज भी हैं इन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के थ्रू, जैसे कि अगर हम चैलेंजेस में फर्स्ट बात करें तो देखो इकोनॉमिक बर्डन, बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है इस तरीके के प्रोजेक्ट में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेज। अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में क्या है, फर्स्ट है सबमर्जेंस ऑफ वाटर वास्ट एरियाज ऑफ लैंड इन रिजर्वियर्स। मतलब केन और बेतवा से ही हम उदाहरण के तहत देख लेते हैं कि इस एरिया में इन दोनों को इंटरलिंक करने के तहत इस एरिया में डैम बनाए जाएंगे। तो जब डैम बनाए जाएंगे तो जो लैंड है उसका क्या हो जाएगा, सबमर्जेंस हो जाएगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काटा जाएगा डैम बनाने के लिए। इसके अलावा सोशल चैलेंजेस, मतलब ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको क्या किया जाएगा, ऐसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र वैसे गवर्नमेंट हमेशा से दावा करती है कि हम अच्छे से उनको ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छे से उनको अच्छी जगह देंगे, अच्छी जगह रहने की जगह देंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे डैम हमारे इंडिया में बने हैं और उनमें आज तक इशू चलता आ रहा है कि वहाँ से जिन लोगों को उठाया गया, जिन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया, उनको अभी तक कोई अच्छी ज़मीन, अच्छी लैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल चैलेंज की भी बात करते हैं। जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चले लेकिन उनमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इसके अलावा जो वाटर है उसकी मतलब जब उन्होंने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो जो एरिया है जहाँ पर प्रॉफिट था वाटर होने की वजह से उसको भी नुकसान हुआ और जहाँ पर भेजा जा रहा था उसको भी नुकसान हुआ। चाइना में क्या है, चाइना की जो साउथ रिवर है, चाइना की साउथ रिवर और नर्दर्न रिवर को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की गई कि इन रिवर को आपस में कनेक्ट किया जाए, क्योंकि चाइना में फ्लड और जो ड्रॉट है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में चलाए जा रहे हैं, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें भी काफ़ी चलाए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक चैलेंज देख लिया हमने, एनवायरमेंटल चैलेंज देख लिया, सोशल चैलेंज देख लिया। इसके अलावा जो अदर चैलेंज की अगर हम बात करें तो देखो केन बेतवा जो लिंक है इसमें है पन्ना टाइगर रिजर्व, तो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी लॉस होगा। अगर एक तरीके से देखें तो प्रॉफिट भी होगा और दूसरी तरफ से देखें तो लॉस भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीसीज जो रहती हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा ये कैनल बनाने की वजह से। तो इस तरीके के लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। तो ये हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को देखा और ये हमने देखा कि क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या चैलेंजेज हैं। तो मेंस के हिसाब से भी हमने डिस्कस किया और प्रीलिम्स के हिसाब से भी इस पॉइंट को डिस्कस किया। अगर सजेशंस की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में आंसर राइटिंग में, वे फॉरवर्ड में, कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है वो तो लास्ट ऑप्शन है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा पानी की कमी को दूर करने के लिए, तो इस तरीके के ऑप्शन को तो लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे एक ट्रेडिशन है यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के लिए कि हम एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को यूज़ करें, रिड्यूस वेस्टेज करें। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एट द सेम टाइम इनहेंस ग्राउंड वाटर। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर को जो हमारे फार्मर्स हैं जो ओवर यूज़ करते हैं उसको ख़त्म करके हम रेनफॉल के जो वाटर है उसको प्रिजर्व करें और फिर उसी का यूज़ किया जाए इरिगेशन के लिए। तो ये जो छोटे छोटे तरीके हैं
एंशियंट टाइम से जो छोटे छोटे तरीके वाटर को प्रिजर्व करने के लिए जो किया जा रहा है उन सब को हम यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पॉइंट है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इसको हम यूज करें लास्ट पॉइंट के रूप में कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो हमें करना ही होगा, यूज़ करना ही होगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इस आर्टिकल का जो कंक्लूजन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सजेशन इस तरीके से दे सकते हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की बात करते हैं। फ्रंट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज है वो साइक्लोन यास को लेकर के है। साइक्लोन यास हमारा जो स्टेट है, इंडिया का मैप देखते हैं हम, इंडिया में ये है उड़ीसा और ये है वेस्ट बंगाल। इस एरिया में जो कोस्टल रीजन है उसको इफेक्ट कर रहा है यास साइक्लोन, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से इसका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पर यास साइक्लोन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बालासोर में लैंडफॉल देखने को मिल रहा है, इसके अलावा हैवी डैमेज देखने को मिल रहा है। अब तक 5 लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है और काफ़ी मतलब वेरी सीवियर, अगर हम बात करें वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो ये आप कैसे बोलोगे कि ये स्टॉर्म वेरी सीवियर है, ये सिर्फ सीवियर है? तो विंड की कितनी स्पीड है, उस स्पीड के आधार पर जो हमारा IMD है, जो हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा साइक्लोन किस स्पीड का है और उसके आधार पर फिर उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो यास जो साइक्लोन है वो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूपी से रिलेटेड है। यूपी के जो विलेज हैं वहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, अच्छी बात है वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज कोविशील्ड की दे दी गई और सेकेंड डोज दे दी गई कोवैक्सीन की। तो ये अवेयरनेस की कमी है। आपने वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया, जिन लोगों को आपने उसमें अपॉइंट किया है कि वैक्सीनेशन देंगे, उनके लिए पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए था, उनको समझाया जाना चाहिए था कि ये जो आप जो कर रहे हो ना वो किसी व्यक्ति की लाइफ के लिए थ्रेट भी हो सकती है। तो जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें इंसान अच्छे से सीखता है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखो, CII के हेड है उदय कोटक, उन्होंने बोला है कि कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है अगर उसको दोबारा बूस्ट करना है, इंक्रीज़ करना है, तो गवर्नमेंट को बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा कोविड रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शन हुए हैं हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स को इस पेंडेमिक की वजह से जो परेशानी हुई है उसको भी हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, व्हाट्सएप अप्रोचेज दिल्ली हाई कोर्ट टू चैलेंज न्यू IT रूल्स। प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे यहाँ पर न्यू IT रूल्स बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? फरवरी 2021 में, कि जो सोशल मीडिया है उनको एज ए इंटरमीडिएरी दिखाया गया। इसके अलावा डिजिटल जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं उनके लिए और OTT प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए एक गाइडलाइन आती है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2021। इसके तहत कुछ रूल्स निकाले गए हैं और ये बोला गया है अलग अलग पॉइंट्स को, जैसे सोशल मीडिया को ये बात बोली गई कि आपके अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई न्यूज़ फैल रही है तो आपको जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, मतलब सबसे पहले ये न्यूज़ किसने पब्लिश की, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया, वो आपको बताना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया को अपने यहाँ पर ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा और कोई भी कंप्लेंट अगर प्राप्त होती है सोशल मीडिया को तो 15 डेज में उसको रिजॉल्व करना होगा। इसके अलावा जो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट है, जो भी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया सोशल मीडिया ग्रुप के द्वारा, इन सब को भी पब्लिश किया जाएगा सोशल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये इम्प्लीमेंट होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। कुछ टाइमलाइन डेडलाइन दी 25 मई तक, लेकिन सोशल मीडिया ने इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब व्हाट्सएप पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट में इन IT रूल्स को लेकर के व्हाट्सएप ने बोला है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से कोशिश कर रही है तो हमारा जो मैसेजिंग ऐप है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐप है,
मतलब इसमें जो मैसेज जाता है वो जहाँ से ओरिजिनेट होता है और जहाँ तक पहुँचता है उसके बीच में किसी के पास भी उसकी न्यूज़ नहीं होती है। हालांकि कोशिश करके अप्रोच किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, लेकिन हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पता लगाएंगे तो उसका, जब हम किसी के मैसेज का पता लगाएंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ तो हमें उनकी प्राइवेसी में झांकना होगा। और राइट टू प्राइवेसी तो एक फंडामेंटल राइट है, ये के.एस. पुट्टास्वामी केस में बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो एक कंप्लीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट है और उसके ऊपर कुछ आप काम ही नहीं कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर भी, हर फंडामेंटल राइट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इसके ऊपर ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपकी प्राइवेसी को हनन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी की वजह से जो कंट्री की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को अगर नुकसान होता है तो आपकी प्राइवेसी को भी छीना जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप चला गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला है कि इस तरीके से ये जो न्यू आईटी रूल्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, प्राइवेसी को। नेक्स्ट न्यूज देखो, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। डाटा रिलेटेड है हमारा जो लक्षद्वीप जो यूटी है उसको लेकर के। वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उनको अपॉइंट किया गया। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि अब तक जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग रहते थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिशियन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ठीक, अब इन प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा कुछ कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स यहाँ पर पास किए गए हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि सेलिंग और बाइंग बीफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या लिया जाएगा, एक रेगुलेशन जिसके ऊपर काफ़ी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसको लेकर के भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ की लक्षद्वीप की 64.8% जो पॉपुलेशन है वो बीफ को कंज्यूम करती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है, टेरिटरी यूटी में फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसको ख़त्म करने की, मतलब उसको इस तरीके से लैंड को इस तरीके से डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है कि लैंड का आप एक्विजिशन करो और फिर प्लानिंग करो। तो इसमें आपका जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो ख़त्म हो जाएगा। और यूटी में 97% जो एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से मतलब कवर करता है, इतना एरिया ट्री के अंडर आता है। इसके अलावा जो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका भी विरोध किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ की पॉपुलेशन है उसको डिवास्ट करोगे। तो यहाँ पर जो जो हमारा लक्षद्वीप यूटी है उसके बारे में यहाँ पर बता रखे हैं कि किस चीज़ में वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है। तो लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है 94.8%। 97% लक्षद्वीप की फॉरेस्ट और ट्री से कवर्ड है। पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट ट्री कवर यहाँ पर पाया जाता है। मुस्लिम्स की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 96.5% यहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है। 65% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बीफ कंज्यूम करती है, पूरे इंडिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर पर है। इसके अलावा 2017 से यहाँ पर 0 मर्डर हुए हैं, मतलब कोई मर्डर नहीं हुए हैं यहाँ की पॉपुलेशन में। अल्कोहल जो कंज्यूम है वो 7% ऑफ मैन यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इंडिया में लोवेस्ट एरिया में ये आता है। बीपीएल पॉपुलेशन मतलब पूरे इंडिया में जो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पॉपुलेशन है उसमें 3% जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। द सेकंड लोवेस्ट इन इंडिया, मतलब पॉवर्टी काफ़ी कम है यहाँ पर लोगों में। जो वाइन है उसका भी लोग कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन बीफ ठीक ठाक कंज्यूम यहाँ पर लोग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, पैनल टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मेकेदातु। मेकेदातु एरिया जो है वो कावेरी जो रिवर बहती है वो वाला रिवर एरिया है, और यहाँ पर कावेरी रिवर के ऊपर कर्नाटका कुछ डैम बनाने वाला था। अब उन डैम को लेकर के एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो सर्दर्न जोन है उन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई है कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे
कि इस एरिया में कुछ इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकती है या हो रही हैं। मतलब यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट कावेरी रिवर के ऊपर डैम को कंस्ट्रक्ट करने वाली थी। तो इसी को लेकर के सुओ मोटो आधार पर, मतलब मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही थी उसी के आधार पर एनजीटी ने खुद कंसल्ट किया और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की कोशिश की। डायरेक्शन दी है इस कमेटी को, आप यहाँ पर जानकारी हासिल कीजिए कि कुछ अनऑथराइज्ड वर्क तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, एक सेकेंड, पीएम पेज ट्रिब्यूट टू फ्रंट लाइन वर्कर्स। देखो, बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन के ऊपर जो हमारे पीएम हैं उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रिब्यूट दी और उन्होंने बोला कि कोविड के समय में इस डिजीज को हराने में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। नेक्स्ट न्यूज, जयशंकर यूएन चीफ डिस्कस रैंपिंग अप सप्लाई ऑफ जेट्स। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो यूएस की विजिट पर गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर के न्यूयॉर्क में वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ में उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कई पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ में मिलकर के। जिसे एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। पहला उन्होंने डिस्कस किया कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के। दूसरा उन्होंने डिस्कस किया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ के साथ में मिलकर के एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर वैक्सीन को वेव किया जाए। मतलब कोई भी कंपनी जिन्होंने वैक्सीन को बनाया है उनको एकदम से उसके ऊपर अधिकार नहीं दिया जाए। सभी लोग इसको इस समय यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे तो उसका यूज बना सकती है। तो इसके ऊपर डिस्कस किया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर के उन्होंने डिस्कस किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि किस तरीके से जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका क्या कमिटमेंट है कि हमारे रिसोर्सेज को हम सेव करें और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करें। इसके अलावा अफगानिस्तान में क्या चल रहा है उसके ऊपर दोनों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश की जा सकती है। इंडिया ने किस तरीके से पीस एफर्ट्स किया है कि अपने आसपास वाले एरिया में और बहुत सारे कंट्रीज में पीस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उन सब की भी बात की गई। जैसे अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर जो गोमा सिटी है वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है और वोल्केनिक इरप्शन में लोगों की हेल्प करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इंडियन पीस कीपर्स जो आर्मी है, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के तहत जो आर्मी यूएन की आर्मी है उसमें इंडियंस भी थे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर हेल्प की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो वैक्सीन वाला जो एरिया है वहाँ पर भी एक तरीके से कमिटमेंट और आपस में कोऑपरेशन की बात की गई कि किस तरीके से अगर कोऑपरेशन किया जाए वैक्सीन के वाले एरिया में तो हम कोशिश कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे स्टेट और यूटी को कितनी वैक्सीन दी गई उसके बारे में डाटा है। तो 22 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड करवा दी गई हैं स्टेट और यूटी को। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, यूएस पैडलिंग कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र किया जा रहा है यूएस के द्वारा से चाइना ने बोला है। डब्ल्यूएचओ की टीम चाइना विजिट कर चुकी है कि कोविड का जो ओरिजिन हुआ उसके ऊपर उन्होंने मेजरली 4 थ्योरी दी। सबसे ज़्यादा उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर रिलाई किया कि बैट से ह्यूमंस में ये वायरस आया है और बीच में किसी इंटरमीडियरी ने ये रोल प्ले किया है। अब इंटरमीडियरी कोई भी एनिमल हो सकता है, लेकिन यूएस ने बोला कि उन्हें को लगता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ। तो इसको लेकर के चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि डब्ल्यूएचओ की टीम के ऊपर आप रिलाई नहीं कर रहे हो और अपना स्टेटमेंट दे रहे हो तो एक तरीके से आप हमारे ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हो। यूएस षड्यंत्र लगा रहा है कि चाइना के ऊपर आरोप लगाए जाएं कि उन्होंने चाह करके ये ओरिजिन किया है, एक बायो वेपन के रूप में उन्होंने कोविड को यूज़ किया है। नेक्स्ट न्यूज, क्वेड टारगेटिंग चाइना कौंसल जनरल। देखो, चाइना के कौंसल जनरल उन्होंने मुंबई में कुछ बातें बोली। उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है वो हमेशा से सप्लाई कर रहा है इंडिया को
जब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो इफेक्ट हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बोला, इंडिया को उन्होंने RCEP आपको पता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें RCEP में 15 कंट्रीज हैं। 10 तो कौन है, आसियान कंट्रीज़ के मेंबर, और इसके अलावा 5 हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। RCEP को लेकर के इंडिया काफ़ी समय से, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट है इन 15 कंट्रीज़ में मिलकर के, तो इंडिया पहले से इसको ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बाद में इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि वो RCEP को ज्वाइन नहीं करना चाहता। मेजरली बहुत सारी कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको लेकर के इंडिया को कंसर्न था कि RCEP के तहत जो चाइना है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भेजेंगे और इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा चाइना के जो कौंसल जनरल हैं, उन्होंने क्वाड ग्रुप को लेकर भी बोला कि चाइना को टारगेट करने के लिए क्वाड ग्रुप को रिवाइवल किया जा रहा है कि ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, डोंट अलाउ US बेसेस, तालिबान टेल्स नेबर्स। US ने क्या बोला, US ने बोला कि हम हमारी आर्मी को यहाँ से निकालेंगे। कहाँ से, अफगानिस्तान से। उसके बाद में US ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की आर्मी को हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, वेपन्स देंगे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसा US की आर्मी के द्वारा बोला। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आसपास के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पर हम हमारे बेसेज स्टार्ट करेंगे कुछ समय के लिए, देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में सब सही है, और अगर हमें लगता है तो हम चले जाएंगे अच्छे से यहाँ पर छोड़ करके, और नहीं लगता है तो हम इंटरवीन भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के तालिबान ने बोला है कि जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो US बेसेज को अपने यहाँ पर अलाउ ना करें। नेक्स्ट न्यूज, ये देखो बिजनेस पेज से है, कोविड-19 की वजह से किस एरिया को क्या इफेक्ट हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ और उस सर्वे में ये बोला कि सेकेंड वेव जो है उसने MSME स्टार्टअप जो है उनको काफ़ी थ्रेटन किया है। सेकेंड वेव की वजह से लगभग 59% MSME और स्टार्टअप जो हैं वो काफ़ी बुरी तरह वो इफ़ेक्ट हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे स्टार्टअप और MSME बिजनेसेस हैं जो पिछले 6 महीने से कम्प्लीटली बंद हैं। कुछ में ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो जॉब है, जो पार्टिसिपेशन है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का, वो भी कम हुआ है। ठीक है, इस सर्वे में ये भी बोला गया है कि ओनली 22% ऑफ स्टार्टअप एंड MSME सी ग्रोथ इन दियर बिजनेसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब सिर्फ इनमें टोटल अगर 100% बात करें तो उसमें से सिर्फ 22% ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज, एग्जेम्प्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज फ्रॉम GST। देखो CIA कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस, उन्होंने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एग्जेम्पशन कर सकते हो, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको फैसिलिटेशन देने के लिए, ताकि उनको जो प्रॉब्लम है, उनको जो परेशानी है, क्योंकि हम पहले भी अभी हमने डिस्कस किया कि जो MSME हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है सेकेंड वेव की वजह से, तो वो उनको बंद ना करना पड़े GST चुकाने के लिए, उनके पास इतना पैसा ही नहीं हो कि वो GST चुका पाएँ। तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जो MSME हैं उनको छूट दी जाए GST के लिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।